दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम आपको आर्टिकल वाइज नहीं पढ़ाएंगे। वो इसीलिए नहीं पढ़ाएंगे कि वो सब 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। आपको इसलिए मैंने कहा था कि आप पढ़ना, आप पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। ये चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्लास है तो यहाँ पर ऊंचे स्तर पर पढ़ाई होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स और भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, ये 2 चीज़ का उल्लेख है। ठीक है। पहला जो है फंडामेंटल राइट्स, ये कहाँ से बोरो किया गया है, इसको भी याद रखने की जरूरत, बिल ऑफ राइट्स से। बिल ऑफ राइट्स कहाँ पर है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। वो मैं खुद बता रहा हूं, उसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? 1789। ठीक है। इसका अधिवेशन कहां पर हुआ था? फिलाडेल्फिया में। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको प्रीलिम्स में भी काम देगा। ठीक है। फिलाडेल्फिया कहां है? अच्छा, जैसे हमारे देश में क्या किया था, प्रोविंशियल जो असेंबलीज थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए अपने सदस्य चुने थे, और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बाद में हमारे देश में क्या किया था? संविधान बनाया था। ठीक है। तो उसमें टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना था तो उस समय में देश जो है ना अविभाजित था, माने दैट वाज अनडिवाइडेड, माने पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था। तो टोटल मेंबर कितने थे? 399। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो उसके बाद में कितने मेंबर रह गए भाई? जब पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान का एक एरिया था ना, 1/3 हमारा एरिया कहां चला गया? दूसरा देश बन गया। तो 384 कैसे हो जाएगा? 100 मेंबर हट गए तो 299 मेंबर रह गया। ठीक है। अब इसमें जो है जब संविधान बना, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पीटी में मुझे भी पूछा था, जो आपको मैं बता देता हूं कि अंतिम में कितने सदस्य ने दस्तखत किए थे। मैंने किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। कितने लोगों ने, कितने मेंबर ने, लोगों ने नहीं, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर ने दस्तखत किए थे? तो कितने किए थे? 284 लोगों ने दस्तखत किए थे। 284 मेंबर तो थे 299। तो अब सवाल उठता है कितने लोग कहां गए? क्वेश्चन होगा। तो चूंकि आपको पता है कि 2 साल 11 महीना से ज्यादा दिन, 17 दिन संविधान बनाने में लगा, तो बहुत सारे इसमें मेंबर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मर गए, कुछ लोग अवेलेबल नहीं हो पाए। तो इसीलिए टोटल मेंबर कितने लोगों ने दस्तखत किया? 284 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो थे 284 ने दस्तखत किए। किस तारीख को? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान को अंगीकार किया गया। ठीक है। अब ये सब पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं सो दैट कि आपको एग्जाम में, प्रीलिम्स में आपको सुविधा हो। तो फंडामेंटल राइट्स कहां से बोरो किया अपन ने? बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका से। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 1900 जब हमारा संविधान बन रहा था तो 1948 में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसने लागू किया था? यूएनओ ने। यूएनओ ने डिक्लेरेशन ऑफ, जिसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, 1948। ये 1948 का डिक्लेरेशन था। अब चूंकि हमारा संविधान उस समय बन रहा था तो बहुत सारे जो पॉइंट्स थे डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में उसको शामिल किया गया। ठीक है। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से हमने उधार लिया हुआ है?
आयरलैंड से। ये सारे चीज आपको प्रीलिम्स के लिए मुफीद है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने उधार लिया हुआ है। अब दोस्तों, दोनों में अंतर हमने कहा था कि हम पढ़ाएंगे आपको कि अंतर क्या है। तो पहला, फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक प्रजातंत्र। अब आप ये मत कहना कि श्रीमान आप तो अंग्रेजी में ही लिखते हैं, मैं हर चीज को, हर अंग्रेजी को ट्रांसलेट करता हूं हिंदी में। अगर उसके बाद भी आपको अगर नहीं आता है तो ये आपका प्रॉब्लम है। आई एम नॉट सपोज टू बी द प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे और बहुत कष्ट होता है, आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है मुझे, क्योंकि आई एम ट्रांसलेटिंग ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो आप ये नहीं कह सकते। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब क्या हुआ? राजनीतिक प्रजातंत्र। राजनीतिक प्रजातंत्र का माने क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन? इसका माने क्या है? हम एक लाइन लिख दिए, किताब में भी लिखा रहता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, डायरेक्टिव, इसको शॉर्ट में अपन डायरेक्टिव्स केवल बोलते हैं। तो ये क्या करता है? सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने का प्रयास करता है। अब ये किताबों में आप हर जगह देखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं आपसे पूछूंगा कि ऑफलाइन क्लासेस में आप बताइए कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक प्रजातंत्र से आप बताएं मैडम, राजनीतिक प्रजातंत्र से क्या समझते हैं आप? वो रेसलेट तो तब की बात आएगी ना जब व्हेन दैट पर्सन इज विल बी इंटाइटल्ड फॉर इलेक्टेड, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसे उसने बताया। दूसरा, राइट टू गेट इलेक्टेड, आपको चुनाव जीतने का आपको अधिकार है। आप एक नागरिक हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं, एमएलए के लिए, एमपी के लिए, कॉरपोरेशन के लिए आपको पावर है, बशर्ते कि आप बैंकक्रप्ट ना हो, बशर्ते कि आप मेंटली रिटार्डेड ना हो। तो दो तीन जो एक्सेप्शन है जो मैंने उस दिन बताया था, उन सब चीज़ों को अगर छोड़ दीजिए तो आप एक इंडियन हैं, एक भारतीय हैं, तो आपको अधिकार क्या है? आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, उसके आप हिस्से होंगे। पाकिस्तान जैसा नहीं होगा कि जो सेना जो है जबरदस्ती वहां पर बूथ को कब्जा करती है और पर्टिकुलर कैंडिडेट को जितवाती है, आपने देखा होगा। तो राइट टू गेट इलेक्टेड, आपको निर्वाचित होने का अधिकार है। क्या गुलाम भारत में निर्वाचित होने का अधिकार सभी को था? क्या नहीं था? हाँ, मैंने आपको 50 बार बोला हुआ कि वहां पर मात्र 1935 एक्ट जो है उसमें मात्र 11% लोगों को वोट देने का अधिकार था। और वो 11% कौन थे? जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, दलाल थे, सबसे बड़े समर्थक थे, जैसे प्रिंसली एस्टेट, जैसे कि जमींदार, जैसे कि आपका बहुत बड़े बड़े पूंजीपति, जैसे तालुकदार, बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ। तो ये सारे लोग जो है ना वो 1935 के चुनाव में भाग लिए थे। लेकिन आज की तारीख में क्या है? आज हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन वो व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करता है। हाउ? क्योंकि उसने यूनिवर्सल सफरेज मतलब वयस्क मताधिकार का पॉलिसी अख्तियार किया हुआ है, जहां पर कि ब्राह्मण को और एक अछूत को, दोनों को वोट देने का एक ही अधिकार है, एक ही वोट है दोनों को। क्या इसके पहले, आजाद भारत से पहले हिंदुस्तान में कभी ये सोची जा सकती थी? कभी कोई सोच सकता था? जब जो लोग ब्राह्मण लोगों के बगल में बैठने की हैसियत नहीं रखते थे, अब आज की तारीख में वो कैबिनेट में मंत्री हैं। आज की तारीख में उनको भी एक ही वोट देने का अधिकार है जितना कि किसी ब्राह्मण को एक वोट देने का अधिकार है। उनको भी मिनिस्टर बनने का उतना ही अख्तियार है जितना कि किसी उच्च वर्ण को है। यह क्या है?
ये क्या है? एक समता मूलक समाज की स्थापना। तो उसी से क्या निकला? राइट टू इक्वालिटी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एक पॉइंट और क्या होगा? राइट टू इक्वालिटी, मतलब समता का अधिकार। क्यों? यह अधिकार कहां मिला हुआ मुझे? आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एनीबॉडी। यही लिखा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ, दो वर्ड है वहां 14 में, ठीक है। आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, लेकिन ग्रुप और ग्रुप में, ग्रुप और ग्रुप, इसमें तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन विद इन ग्रुप में नहीं हो सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन किए जा सकते हैं राइट टू इक्वालिटी में, लेकिन वो ग्रुप और ग्रुप में किए जा सकते हैं। ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में तो किए जा सकते हैं, लेकिन विद इन द ट्राइबल नहीं किए जा सकते हैं। मान लीजिए विद इन द ट्राइबल में, मान लो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे कि भील है, भील, भिलाला, पटेलिया और कौन कौन है, एक दो और हैं, मान लो 3 वेरिएंट है भील के। तो इसमें जो है ना, ये सारे जो है ना, तीनों जो हैं वो ट्राइबल हैं। जो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बांसवाड़ा राजस्थान और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में, और कुछ भील्स महाराष्ट्र में भी बॉर्डर में रहते हैं, ठीक है। अब नाउ इसके बीच में आप किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टेट को यह पावर है कि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के बीच में वो, और नॉन ट्राइबल के बीच में भेदभाव कर सकता है वो। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव। अब उतना आप लोगों को अंदर में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू पीपुल आर वेरी मच न्यू, ठीक है। तो ये समझ गए आप, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये कहां पर लिखा हुआ? आर्टिकल 16 में। स्टेट ऐसा प्रयास करेगा जिसमें कि हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होंगे, ताकि वो अपने पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। पुराने जमाने में क्या होता था कि आप बहुत तेज हैं लेकिन छोटे वर्ण के हैं तो आपको किसी स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा, आपको ऊंचे पद पर नहीं बैठाया जा सकता है। जैसे जब सिंधिया या होलकर राजवंश चल रहा था यहाँ पर मध्य प्रदेश में, या तो आप क्या देखते थे कि किसी भी जो राजपूत थे, खुशवाहा होगा या सिकरवार है ना, भिंड में सिकरवार है, राजपूत कुशवाहा है, तोमर है, उनको कभी ऊंचे पद पर सिंधिया राजघरानों ने नहीं बैठाया। उन्होंने किसको बैठाया? मराठियों को, क्योंकि खुद मराठी थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो 300 वर्षों तक शासन किए। ऐसा कोई सिंधिया ही ऐसा किया ऐसा नहीं है, सब जगह ऐसा ही था। अंग्रेजों ने, आपको मालूम ही होगा कि 1920 तक किसी को कलेक्टर नहीं बनने दिया हिंदुस्तानी को, और 1947 से तो आरआई किसी को नहीं बनने दिया, रिजर्व इंस्पेक्टर। वो अंग्रेज को भले ही हिंदुस्तानी पुलिस अधीक्षक को तो रखा 1920 के बाद में, लेकिन 1947 तक, आजादी तक किसी को भी आरआई मैंने रिजर्व इंस्पेक्टर नहीं बनने दिया। वो अंग्रेजी रहता था। क्यों? वाई सो? क्योंकि जो सारा जो असलाहा है, जो आर्म्स एमुनिशन है, जो पुलिस लाइन का जो रहता है, मैंने किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, वो कहाँ रहता है? पुलिस लाइन में। और पुलिस लाइन का हेड कौन होता है? आरआई, रिजर्व इंस्पेक्टर, भले वो नॉन गजेटेड अफसर होता है। तो ही इज बेसिकली सेक्रेटरी इन द पुलिस डिपार्टमेंट, बिलो द सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो उन्होंने इतना बात तो कबूल कर लिया कि ठीक है पुलिस अधीक्षक बनाएंगे, अब कलेक्टर बना, लेकिन उन्होंने आर्म्स एमुनिशन जो आरआई के पास में होता था, उसके लिए उन्होंने किसी हिंदुस्तानी पर बिलीव नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले कहीं लेके उड़ जाएं या स्वतंत्रता आंदोलनकारी को दे दें
तो हमें तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ रहना, क्योंकि लाइन में तो हजारों बंदूक हैं, बम है, गोला है, बारूद है, सारे जितने भी पुलिस के जिले हैं वहाँ पर जो पुलिस लाइन है वहाँ पर उस जिले के ईमान से रखा हुआ है। उसका पुलिस अधीक्षक हर साल जो है ना कम से कम 2 बार उसका इंस्पेक्शन करता है। वरिष्ठ अधिकारी आईजी, डीआईजी वो भी इंस्पेक्शन करता है ताकि उसमें कोई घपलाबाजी ना हो। ठीक है, तो क्या था, मैंने कहने का आशय क्या है, व्हाट डज दिस इंडिकेट? अब जो व्यवस्था है वो क्या है कि हर व्यक्ति को समान अवसर दिया जाए। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। मैं बैकग्राउंड आपको इसलिए बताते रहता हूं ताकि आप इसका इंपॉर्टेंस समझ पाओ। आपको लगता है कि सब जो अभी चल रहा है वो ऐसा ही पहले भी चल रहा था, नहीं। हमारे पूर्वजों ने बहुत ज्यादा जिल्लत सहा, मुसलमानी राज में भी और अंग्रेजी राज में भी। कभी भी उन्हें उनके मेरिट के आधार पर मान्यता नहीं दिया गया, कभी उनको पोस्ट नहीं दिया गया। नहीं तो आप बताइए, राजा राम मोहन राय जो कम से कम 14 भाषा के विद्वान थे और आज के तारीख में अगर पैदा हुए होते तो भारत के राष्ट्रपति होते, उतना क्षमता था उनमें, लेकिन उनको ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क में काम करना पड़ा था। यू कैन इमेजिन दिस। जो आदमी इतना बढ़िया अंग्रेजी लिखता था, जो अंग्रेज भी नहीं लिख सकते थे, जो 14 भाषा का मास्टर था, जो पर्शियन भाषा वो इतना बढ़िया से लिखता था जितना एक पर्शियन एक मुसलमान नहीं लिख सकता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था, एक मामूली क्लर्क था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे का क्या हालत होगा। तो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, एंड लास्ट में राइट टू पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 15 में दोस्तों क्या है, पहले तो वो लिखता है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, गोत्र, सेक्स, डिसेंट, जो जहां से आप आते हैं इसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन बाद में क्लॉज में क्या लिखता है कि अगर स्टेट सोशली और एजुकेशनली, इकोनॉमिकली वर्ड नहीं है, याद रखना, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है इनके लिए विशेष प्रयास करेगा, मतलब रिजर्वेशन देगा, जॉब में रिजर्वेशन दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सकारात्मक भेदभाव है। तो ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? और एक और लास्ट में है जो क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स फेवर्स। आपको मैंने कल बताया था कि जो अस्पृश्यता है, जो हमारे देश के समाज का, हिंदू समाज का कोड था, उसको आर्टिकल 17 में खत्म कर दिया गया। उसके बाद भारत सरकार ने 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स लाया कानून। उसके बाद में SC/ST एट्रोसिटीज, ठीक है, एक्ट 1989 1989 में लाया गया, जो बहुत ही कठोरतम धारा है। ठीक है, जिसके तहत में अब जो है उसमें एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलने का प्रावधान है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल व्याख्या प्रस्तुत कर चुके हैं, हमारा वीडियो रन कर रहा है, आप उसको पढ़िए। ठीक है, तो ये दोस्तों उसी तरह से अंग्रेज के जमाने में क्या होता था कि जो उनके पिट्ठू होते थे, दलाल होते थे, उनको बड़े बड़े टाइटल दिया करते थे, जैसे राज बहादुर, राय बहादुर। ठीक है, वो सारे चीज को आर्टिकल 18 में खत्म कर दिया गया है। नाउ अभी जैसे भारत रत्न या पद्म भूषण या पद्म विभूषण ये सब तो दिया जाता है, तो किस आधार पर दिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, लेकिन किसी के वंशानुगत आधार पर अब नहीं दिया जाता है, जैसे कि अंग्रेज के जमाने में दिया जाता था। इसलिए आर्टिकल 18 को खत्म कर दिया गया। ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का एक और माने होता है। और दोस्तों आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 19 में क्या क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, उसी में प्रेस की आजादी भी शामिल है। 6 प्रकार के आजादी जो है ना आर्टिकल 19 में दिया गया। आप कौन सा प्रोफेशन चूज करेंगे यह आप पर निर्भर करता है। ठीक है, आप कहां पर रहना चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है।
आपको यूपी में घर बनाना है या एमपी में बनाना है, ये आप पर निर्भर करता है। हालांकि इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे मणिपुर में आप घर नहीं बना सकते, दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द ट्राइबल्स, यू नो, तो वहां नहीं कर सकते आप। लेकिन अमूमन हिंदुस्तान 90% इलाकों में जहां पर यह प्रतिबंध नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपके मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आप अबूझमार नहीं जा सकते, क्योंकि वो ट्राइबलों के लिए, जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं उसके लिए आरक्षित है जगह। या अंडमान निकोबार के सारे हिस्से में आप घूम नहीं सकते, क्योंकि वहां पर जो ट्राइबल्स हैं वो प्रिमिटिव ट्राइबल्स हैं, और उनके सिक्योरिटी के लिए, उनके के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा नियम बनाया हुआ। तो सारे लोगों को अगर कर देंगे, एक तो वो बहुत ही खूंखार लोग होते हैं, आपको तीर मार देंगे। दूसरा, अगर बहुत सारे लोग जाएंगे तो क्या होगा, कॉन्टेजियस डिजीज हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप 90% इलाके जो हिंदुस्तान में है, वहां पर आप कहीं पंजाब में घर बना सकते हैं, एक बिहारी जो है वो महाराष्ट्र में घर बना सकता है, नो प्रॉब्लम। आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड अख्तियार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, आर्टिकल 19 में है, इसका डिटेल में आप पढ़ लीजिए। 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में ये सब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के हिस्से हैं। अगर ये सब नहीं रहेगा तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं होगा। 20 में क्या है, एक ही व्यक्ति को एक ही सजा, अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, ठीक है। अगर कोई कानून अभी जो प्रचलित है, तो आप उसको बैकडेट से नहीं लागू कर सकते हैं, एज फार एज द क्रिमिनल केस इज कंसर्न, इप्सो फैक्टो उसको बोलते हैं, नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 में है। मान लीजिए मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो अभी जो प्रचलित कानून है वो है कि 14 साल हमको सजा मिलेगा। अभी सरकार कानून एक बना लेती है कि नहीं, अब जो मर्डर जो करेगा उसको जो है 40 साल जेल में रहना होगा। तो अब मर्डर तो आज मैंने किया और कानून बना मान लो परसों से, तो उसको बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता, एज फार एज द क्रिमिनल मैटर्स आर कंसर्न। लेकिन सिविल मैटर्स में लागू किया जा सकता है। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों? आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हमारे देश में जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें क्या लिखा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह कहां पर लागू इस्तेमाल हुआ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में। हमारे यहां क्या है लागू, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो हमारे यहां जो है वो जो जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है वो थोड़ा सा अमेरिकन संविधान से कम है। उसमें हम किसी दिन अलग से आपको व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। अभी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि सरकार या गवर्नमेंट किसी व्यक्ति का जीवन या उसका स्वतंत्रता को नहीं ले सकता है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। व्हाट डज दिस मीन? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है? कैन यू एक्सप्लेन दिस? हैव यू रेड इट? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब समझते हैं आप? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब यह होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके लिए प्रोसीजर बनाया हुआ है, पद्धति अपनाया है। उसी पद्धति के आधार पर जो है ना आप किसी का जीवन या स्वतंत्रता ले सकते हैं, जो आर्टिकल 21 ठीक है का आधार है। और ये जो है 21 और आर्टिकल 20 ये इमरजेंसी में इसको इस अधिकार को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, यह हमेशा ध्यान रखें। बाकी अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब होता क्या है? तो उसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए सपोज ए ने बी की हत्या कर दिया, ठीक है। ए ने बी की हत्या कर दिया। अब ए के खिलाफ क्या होगा? थाने में मुकदमा कायम होगा, हमारे देश की जो नियम है। अगर उसका कोई रिश्तेदार नहीं है तो संबंधित जो जहां पर यह घटना हुई है वहां के थानेदार को पावर है कि खुद मुकदमा कायम कर सकता है, ठीक है ना।
अगर उसके रिश्तेदार नहीं आए तो हो सकता है उसके रिश्तेदार, मान लो वो बिहार का रहने वाला हो, उसके रिश्तेदार यहाँ कोई नहीं हो, ठीक है, बी का कोई रिश्तेदार नहीं जिसकी हत्या हुई है, अकेले रह रहा है, कोई जॉब कर रहा है, उसका ए ने हत्या कर दिया। अब उसका रिश्तेदार तो एफआईआर कराने जा नहीं रहा है और ना कोई दोस्त है, तो पुलिस को पावर है, संबंधित थाने के थाना प्रभारी को अधिकार है कि वो उस पर मुकदमा कायम करेगा। अगर उसको मालूम है कि ए ने हत्या किया तो नामजद करेगा, नहीं मालूम है तो बिना नाम का करेगा। जो कल्प्रिट का जो कॉलम रहता है उसमें डैश छोड़ देगा और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करेगा, सबूत जुटाएगा। सबूत जुटाने के बाद में जब पता लगेगा कि नहीं ए के खिलाफ में इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, मतलब रामलाल, सोहनलाल, बहुत सारे विटनेसेस से पूछेगा थानेदार जो उसका इन्वेस्टिगेशन आईओ है, तो सारे सबूत देखेगा, स्थल निरीक्षण करेगा, ठीक है, हथियार जो जिस हथियार का उपयोग हुआ उसकी जांच कराएगा फॉरेंसिक से, सारे चीज की जांच होगी और अल्टीमेटली जब उसको थानेदार को ये लगेगा कि नहीं ए ने बी की हत्या किया और इसके खिलाफ में हमारे पास में पर्याप्त सबूत है, तो ए को क्या करेगा, वो गिरफ्तार करेगा, ठीक है। और गिरफ्तार करने के बाद में फिर गिरफ्तारी करने के बाद से 90 दिन के अंदर में उसको चालान पेश करना होगा, एज पर दिस इज अ मैंडेटरी लॉ प्रोविजन अंडर द सीआरपीसी। जिस दिन गिरफ्तार किया ए को थानेदार ने, जो आईओ है, तो उसको 90 दिन के अंदर में क्या करना होगा, चालान पेश करना होगा, नहीं तो फिर वो छूट जाएगा। अगर 91वां दिन होगा तो कोर्ट उसको बेल आउट कर देगा, अगर बेल आउट कर देगा और फिर थानेदार के खिलाफ क्या हो जाएगा, विभागीय जांच, ही विल बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय सुपीरियर ऑफिसर, और उसको खुद विभागीय जांच से गुजरना होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी कि हो सकता है पैसे लेकर के उसने चालान पेश किया हो, या हिला हवाली किया हो, या उदासीन बरता हो अपने कर्तव्य के प्रति। देयर में बी सो मेनी चार्जेस अगेंस्ट हिम। और उसके बाद में जब चार्ज शीट पेश करेगा थानेदार, मान लो 90 दिन के अंदर में, तो उसके बाद क्या होगा, ट्रायल शुरू होगा। और आपको पता है कि सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि जिसमें मृत्युदंड, आप किसी का मर्डर करते तो उसमें मृत्युदंड भी सजा हो सकती है ना, या 7 साल से ऊपर जिसमें सजा का प्रावधान है जिस प्रकरण में, उसका ट्रायल कौन करता है, एडीजे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज। 7 साल या उससे नीचे का कौन करता है ट्रायल, सीजीएम। वो सीआरपीसी में लिखा हुआ है अपने यहाँ 1973 के सीआरपीसी में। अब उसमें जो ट्रायल होगा, गवाह गुजरेंगे, एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा, और अल्टीमेटली जज डिसीजन लेगा, जजमेंट लिखेगा। और मान लीजिए वो लिखता है कि नहीं, हम इसको गुनाहगार पाते हैं और इसके खिलाफ में पर्याप्त सबूत है, और उसको मृत्युदंड दे देता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उसको ए को मृत्युदंड दे देता है, तो फिर क्या होगा, एज पर द प्रोसीजर हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना होगा। इन द मैटर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट क्या करना होगा, हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है, ठीक है। और उसके बाद में हाई कोर्ट ने भी अगर मान लीजिए कंफर्म कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट से कंफर्मेशन लेना होगा इन मैटर्स ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। यह हमारे देश का विधान है, हर देश का अलग अलग विधान हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट से कंफर्मेशन प्राप्त होने के बाद में क्या होता है, उस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी जाएगी, ठीक है। उसमें भी एक राइडर है, दया याचिका बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है, आपको पता होना चाहिए, मैंने एक दिन पढ़ाया भी था कि किसी भी कैपिटल पनिशमेंट को वो माफ कर सकता है, ठीक है। ये पावर केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो दया याचिका खारिज हो गया तो उसको फांसी होगा, कैपिटल पनिशमेंट होगा। दिस इज कॉल्ड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यह नहीं होगा कि पुराने राजा महाराजा की तरह
पुराने जमाने में क्या, अच्छा इसको गोली मार दो, 3 गोली मारो, मार दो इसको। पहले के जमाने में क्या होता था, सुनवाई होती थी, शॉर्ट सर्किट सुनवाई होती थी, राजा सुनता था, पक्ष विपक्ष का 10 मिनट में खेल हो जाता था, खत्म। अभी क्या है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में क्या कहता है कि नो लाइफ एंड लिबर्टी कैन बी टेकन एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। राजनीतिक प्रजातंत्र का सबसे बड़ा आधारभूत स्तंभ है, ठीक है। और इसी में भी आर्टिकल 22 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर में आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, ताकि आपकी आर्बिट्रेरी अरेस्ट, निरंकुश, माने पुलिस प्रशासन पर जो उसका जो पावर है वो निरंकुश ना हो जाए। इसलिए एक्सक्लूडिंग द टाइम टेकन ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है, आपको 24 घंटे के अंदर में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 22 में, ठीक है। तो दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और इसी में आर्टिकल 25 भी है, रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, इस पर किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है, जो हमारे देश के संविधान के में मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 25 में, 26 में, 27 में हम अपने संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, कल्चर को सुरक्षित रख सकते हैं। माइनॉरिटी खास करके विशेष उपबंध किए गए आर्टिकल 29 और 30 में, वो सारा चीज आपको मैंने बताया हुआ है। तो ये दोस्तों, ये सारे चीज क्या हैं? व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये ऑल है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। लेकिन अब हम जो चलते हैं, हमने क्या कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्थापित करता है। अब वो दोस्तों कैसे करता है, इसका मतलब क्या होता है? सामाजिक और आर्थिक। एक बात बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार जो है वो जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो जो मैंने आपको कहा कि आर्टिकल 32 के तहत में आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं, या आर्टिकल 226, 227 के तहत में हाई कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टिव का उल्लंघन होता है तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो आर्टिकल 40 में क्या लिखा हुआ है कि विलेज पंचायत का गठन किया जाएगा, ऑटोनोमस विलेज पंचायत का गठन किया जाएगा, आर्टिकल 40 में है। अगर मान लीजिए अभी तो बहुत काम हो गया है, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं किया सरकार ने, तो आप क्या कहोगे कि नहीं हम जा रहे हैं कोर्ट में, कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? या आर्टिकल 43 में क्या है कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा, कॉटेज इंडस्ट्री जिसको हिंदी में कहते हैं। अब मान लो सरकार ने नहीं किया तो आप क्या करोगे कि नहीं हम सरकार के खिलाफ में मुकदमा कायम करेंगे। दैट इज नॉट परमिसिबल। व्हाट डज दिस मीन? मतलब यह है कि नॉन जस्टिसिएबल है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो डायरेक्टिव्स है वो क्या कहता है कि इट इज द फंडामेंटल्स इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। माने जो डायरेक्टिव्स हैं, जो नीति निर्देशक हैं, वो हमारे देश के गवर्नेंस माने शासन के लिए मूल मंत्र हैं। माने इसको साइडलाइन करके आप शासन नहीं कर सकते हैं। तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि आर्टिकल 39, वह 1 बाय 1 बोलता हूं आपको। देखिए आर्टिकल 38 लिखते हैं पहले। आर्टिकल 38 में क्या लिखा हुआ है? टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल। मैंने एक वेलफेयर राज्य की अवधारणा जो मैंने कल बताया था आपको, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है।
आर्टिकल 38 ए टू सिक्योर वेलफेयर स्टेट। आर्टिकल 39 में क्या है? 39A में मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, असमानता को कम करो, इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस। और 39B में क्या है जो मैंने आपको कल बताया था? 39B में क्या है? ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, ऑनरशिप एंड कंट्रोल मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सब सर्व। अब इसकी हिंदी व्याख्या कर देता हूं मैं। आर्टिकल बी कहता है कि ऑनरशिप आप जानते हैं, और कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जो समाज के जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, समाज के मटेरियल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? लैंड होता है, कैपिटल होता है, लेबर होता है, ये सब क्या उत्पादन के साधन हैं। ठीक है, तो समाज के जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उस पर अधिग्रहण माने ऑनरशिप और कंट्रोल माने नियंत्रण किसका होना चाहिए? कम्युनिटी का होना चाहिए, अधिकतम लोगों का होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंच सके। तो आपको मैंने इसका उदाहरण क्या दिया? भारत सरकार ने क्या किया आजादी के बाद? 1951 में क्या किया? उन्होंने जमींदारी उन्मूलन किया। क्यों किया? एबोलिशन ऑफ जमींदारी। क्योंकि उसके पहले मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज के जमाने में 3 प्रकार के जो है लैंड रिलेशन पॉलिसी लागू था। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में था, महलवारी सिस्टम जो है ना अवध, आगरा और पंजाब में था, और रैयतवारी सिस्टम मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू था। और ये सारे सिस्टम जो थे वो क्या थे? वो पूंजीपतियों के हित में थे, मर्चेंट क्लास के हित में थे। अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, जमींदार थे, उनके हक में थे, क्योंकि आम जनता के जमीन को नीलामी करते थे अगर समय पर आपने लगान नहीं दिया तो। और इस तरह से हिंदुस्तान में क्या हो गया था कि बड़े बड़े जमींदार, नवाब, राजा महाराजा, ये सारे जमीनों पर कब्जा कर लिया था। तो भारत सरकार ने आज़ादी के बाद क्या किया? उन्होंने कह दिया कि भाई हम इसको उन्मूलन करते हैं। और इसके तहत मैंने आपको इकोनॉमिक्स के क्लास में पढ़ाया हुआ है कि 18 एकड़ जो सिंचित भूमि है और जो असिंचित 25 एकड़ भूमि है, 5 आदमी का अगर परिवार है तो उससे ज़्यादा वो नहीं रख सकता है। और बाकी जो सरप्लस ज़मीन है वो लोगों में बांट दिया गया। और अभी तक 70 साल में हिंदुस्तान की सरकार ने 60 लाख हेक्टेयर ज़मीन से ज़्यादा बांट दिया हो आम जनता को। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वाई? बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी 39B, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। ये भी एक क्वेश्चन आएगा आपको कि आप बताएं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने अभी तक क्या क्या काम किए हैं। ये यूपीएससी में पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा, अभी पहले इसको देख लेते हैं। अभी तो हमारा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की बात है। और तीसरा पॉइंट क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये किसमें लिखा हुआ है? 39D, समान काम के लिए समान वेतन। पहले के जमाने में क्या होता था? महिलाओं को कम मजदूरी मिलता था, उनके तनखे भी कम होते थे, ठीक है, पुरुषों को ज्यादा होता था, मिलता था। अब क्या हो गया? डायरेक्टिव्स क्या कहता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब हालांकि दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, ये केवल डायरेक्टिव्स है। लेकिन डायरेक्टिव क्या है? कि समान काम के लिए समान वेतन आप दीजिए। अब ये हो सकता है कि कुछ राज्य सरकार के कुछ व्यवस्था हो कि वो उसमें नहीं कर पा रहा हो, इट मे बी पॉसिबल। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी काम में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता की जरूरत होती है। अब मान लो किसी पुरुष में विशेषज्ञता वो बहुत ज़्यादा है, महिला में उतना नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम तो एक ही जगह काम कर रहे हैं तो हमको भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना उनको मिलना चाहिए, ठीक है, वो नहीं होगा। वहाँ पर ये एक्सेप्शन काम करेगा। लेकिन डायरेक्टिव्स का जो लबो लुबाब है वो है समान काम के लिए समान वेतन। और कहाँ है? 39D में। उसके बाद 39E। 39E में क्या है?
कि बच्चों के स्वास्थ्य को ख्याल रखना, मजदूरों के स्वास्थ्य को मजदूरों एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। ठीक है, मजदूरों। अब दोस्तों आपने देखा होगा अभी मध्याह्न भोजन चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, ये मध्याह्न भोजन क्या है? सरकार ने क्या देखा कि ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। खास करके मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था कि मजदूरों और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की बात करता है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत सरकार जो है ना मध्याह्न भोजन चला रही है। उसी के साथ में आर्टिकल 42 में क्या है? महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी बेनिफिट क्या होता है? जब उनको बच्चा होता है तो उसके लिए उनको 6 महीना, पहले तो 6 महीना तक का था, पहले तो शुरू में 3 महीने के लिए था, अब बाद में हुआ 6 महीना, अभी साल भर का हो गया है। ठीक है, और एक अपने बच्चे को पालन पोषण पर करने के लिए उनको अलग से 1 साल की छुट्टी अलग से मिलती है। तो सरकार ने बहुत सुविधाएं किया है। ये सारी व्यवस्था क्या है? आर्टिकल 42 में लिखा हुआ। ठीक है, तो ये भी आप बताओगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से धीरे धीरे जो जो उसके संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, त्यों वो क्या कर रही है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उसी तरह से तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने का काम जो है वो कौन कर रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कर रहा है। दूसरा अंतर क्या है? अगर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में देखेंगे तो अंतर क्या है दूसरा? कि फंडामेंटल राइट्स क्या है? वो निगेटिव इन कोनोटेशन है। स्टेट को वो रोकता है कि ये काम मत करो, ये काम मत करो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा आर्टिकल 21, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टेट शैल नॉट डिप्राइव एनीबॉडी द लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मैंने बताया आपको, ये क्या कह रहा है? किसको कह रहा है? स्टेट को कह रहा है। लेकिन जो डायरेक्टिव है वो क्या है कि स्टेट जो कोनोटेशन है वो क्या? पॉजिटिव है, सकारात्मक है। व्हाट डज दिस मीन? कह रहा है कि आप कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दीजिए, आप वर्कर्स का मैनेजमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में भागीदारी सुनिश्चित करिए, आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करिए, आप वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित करिए, आप फॉरेस्ट्री को बढ़ाइए। ठीक है, और जो बहुत सारे चीज मैंने अभी बताया कि बच्चों पर ध्यान दीजिए, मजदूरों के हेल्थ की व्यवस्था करिए, महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट की व्यवस्था करिए, ये सारे चीज हमने बताया ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट? दे आर ऑल पॉजिटिव कोनोटेशंस। तो दूसरा अंतर क्या हो गया? इट इज पॉजिटिव कोनोटेशन और इधर निगेटिव फंडामेंटल राइट्स में। सस्पेंशन में कोई विधान नहीं उसमें। लेकिन एक बात ध्यान में है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का अगर अमेंडमेंट किया जाएगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट जो प्रोसेस है, मैंने स्पेशल मेजोरिटी का विधान, वही अपनाना पड़ेगा। सिंपल मेजोरिटी से या उसे नहीं किया जा सकता है। मैंने आर्टिकल 368 में जो प्रोविजन दिए गए हैं अमेंडमेंट का प्रोसीजर, उसको फॉलो करना होगा। अगला पॉइंट क्या है कि जो डायरेक्टिव्स का जो है ना स्कोप बहुत वाइडर है, बहुत ज़्यादा वाइडर है, और फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। इसका है लिमिटेड और इसका क्या है? वाइडर है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन इमरजेंसी। तीसरा कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन इमरजेंसी, और ये क्या है? सस्पेंडेड। इसमें सस्पेंड किया जा सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 इसको सस्पेंड नहीं कर सकते आप, लेकिन बाकी आर्टिकल को सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन इन इमरजेंसी। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेज है वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं। इसको मिटा देता हूं। दोस्तों, अगर इन केस ऑफ टसल बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स, व्हाट विल हैपन? फंडामेंटल राइट विल हैव प्राइमेसी ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये तो नॉर्मल सिचुएशन है।
लेकिन उसके भी एक एक्सेप्शन है। क्या है? और एक्सेप्शन है मिनर्वा मिल्स, जो आप लोगों को, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं होगा। 1980, इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जब 39 आर्टिकल 39 बी और सी की बात आएगी, ठीक है, whenever the question arises as to the implementation of article 39 B and C, it will have primacy over the article 14, 19 and 31। You know, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको जो है ना 3-4 केस लॉज के बारे में मैं कल आपको बताऊंगा, अभी आप लोग पढ़ के आइएगा। पहला बेरूबारी केस, दूसरा गोलोकनाथ, तीसरा केशवानंद भारती, चौथा मिनर्वा मिल। ये क्या है? 1973 का है। ये क्या है? 1967 का है। और बेरूबारी का कब है? 1900, उसके पहले 60 के लगभग का। और मिनर्वा। 4-5 महत्वपूर्ण जो केस लॉज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं, इसको पढ़िएगा। तो टुमारो आई विल फोकस अपॉन दिस, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज बीन डेलिनेटेड और डिस्क्राइब्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस इन 1973। उसके बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया? इमरजेंसी में 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाया। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके बाद में 42nd अमेंडमेंट से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसको ठीक करने का काम कब किया सुप्रीम कोर्ट ने? मिनर्वा केस 1980 में। तो ऑल जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो टसल हुआ 10-15 साल 1967 से 1980 तक, ठीक है, बेसिकली इट वाज द पीरियड ऑफ मिसेस गांधी, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में व्याख्या करेंगे। तो कल हम 4-5 जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बारे में हम डिटेल व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको अभी जितनी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अभी नहीं हुआ होगा, मैं अच्छी तरह से समझता हूं इस चीज को। जब हम कल व्याख्या करेंगे 4-5 केसों को, और खास करके 42वें संशोधन को, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वें संशोधन जो 1976 का है, क्योंकि उसमें बहुत वाइडर लेवल पर जो है अमेंडमेंट किया गया है, तो उसको भी बताएंगे आपको। तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।